हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है मोहित जोशी। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देखना। हम लगभग 3 प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं और आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा पोर्शन डील करेंगे जिसमें किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में कम से कम 2 क्वेश्चन तो आना तय हैं। बेसिकली आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना सीखेंगे और शायद पार्ट्स ऑफ स्पीच का ऐसा एनालिसिस आपने पहले कभी अपने जीवन में देखा हो। तो आइए हम इस सेशन को एंजॉय करते हैं और आज हम आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे। आप उनका कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिएगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले आप कोशिश कीजिएगा फिर हम बताते हैं कि आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग पढ़ पाते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू इज़ द नेम ऑफ दिस चैनल। इसमें आपको बताना है कि जो अंडरलाइन वर्ड है यू, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या ये एडजेक्टिव है। तो बताइए क्या है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि इसका आंसर क्या है प्रोनाउन, तो वो क्या है गलत, क्योंकि प्रोनाउन इसका आंसर नहीं है। अब जो बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम सबको पता है कि इस सेंटेंस में वर्ब है और वर्ब से ठीक पहले जो लिखा है ये इसका क्या है, सब्जेक्ट है। ध्यान रखिएगा, दुनिया में केवल 2 ही ऐसे वर्ड हैं जो सब्जेक्ट बन सकते हैं। अगर कोई भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा तो याद रखिएगा वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। दुनिया में केवल 2 ही ऐसे शब्द बने हैं जो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकते हैं। क्या क्या? या तो वो नाउन होगा या वो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। इस हिसाब से अगर हम लोग चलें तो वर्ब आंसर नहीं होगा और ना ही आंसर क्या होगा, एडजेक्टिव। अब हमारे पास 2 चीज़ें बची, या तो आंसर क्या होगा नाउन या आंसर क्या होगा प्रोनाउन। अब देखिए यहाँ पे लिखा है यू और यू के साथ लिखा है इज। अब हम लोगों को पता है कि यू के साथ इज तो आता नहीं है, यू के साथ आता है आर। कमाल की बात यह है कि सेंटेंस में जब कोई वर्ड आता है, जैसे इसमें क्या है यू, सेंटेंस में जब कोई वर्ड आएगा तभी हम उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच तय कर सकते हैं। यानी बिना सेंटेंस में यूज किए गए किसी भी वर्ड का आप पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बता सकते जब तक वो सेंटेंस में यूज नहीं किया गया हो। तो आइए देखते हैं, अगर यू के साथ क्या होता आर, तो ये क्या होता प्रोनाउन। और चूंकि ये सब्जेक्ट है या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। अब प्रोनाउन ये है नहीं है, फिर क्या बचा, नाउन। तो इस सेंटेंस का जो आंसर है वो क्या है, नाउन है। एक बात और बता देते हैं आपको, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा यू आर अ गुड बॉय, मैंने यहाँ पे लिखा यू आर अ गुड बॉय, और यू को अगर मैं अंडरलाइन करके आपसे पूछूँ कि क्या है, तो अब ये क्या है, अब ये आपका प्रोनाउन है। अब ये आपका क्या है, प्रोनाउन है। आपके लिए क्वेश्चन क्या है, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि इस सेंटेंस में यू तो हमारा क्या है, नाउन। आपको कमेंट सेक्शन में ये आंसर बताना है कि अगर ये नाउन है तो नाउन का कौन सा पार्ट है, यानी ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, या कौन से टाइप का नाउन है। कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा आई इज द 9th लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो सेम कंडीशन है, यहाँ पे इज क्या है जी, वर्ब, और आई इसका क्या है, सब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये नाउन होगा या क्या होगा, प्रोनाउन। उस हिसाब से वर्ब आंसर नहीं होगा और ना क्या आंसर होगा, एडजेक्टिव। अब 2 चीज़ें बची, या तो ये क्या होगा नाउन या ये क्या होगा, प्रोनाउन। अब यहाँ पे देखिए आई के साथ क्या यूज़ किया गया है, इज, जबकि आई के साथ आता क्या है, आई के साथ आता है एम। अगर आई के साथ एम दिया होता, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई एम गोइंग, तो आई के साथ एम लिखा हुआ है। अगर आई के साथ एम लिखा हुआ है तो ये क्या है, प्रोनाउन। और आई के साथ अगर इज लिखा हो और वो कॉन्टेक्स्ट में सही हो तब वो क्या होगा, नाउन। क्या होगा, नाउन। तो अगर आप सोचते हैं कि आई प्रोनाउन है तो इस सेंटेंस में आई प्रोनाउन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, नाउन। बात समझ रहे हैं ना आप लोग। मैं कहने आपसे ये चाहता हूँ
कि सेंटेंस में आने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि लिखा हुआ वर्ड क्या है। आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या आता है कि 3 फुटबॉल कोचेज वर कॉल्ड। बताइए इसका आंसर क्या है। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा 3 फुटबॉल कोचेज। अब फुटबॉल देखने में भले ही आपको एक वस्तु लग रही हो, और वस्तु नाउन होती है। वस्तु क्या होती है? नाउन। लेकिन नाउन इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ कोचेज क्या है? नाउन। यहाँ पर लिखा हुआ कोचेज क्या है? नाउन। और ये फुटबॉल इस कोच को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। तो जो किसी नाउन को क्वालिफाई करता है उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो देखने में भले ही कोई चीज़ जैसी लगे, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि सेंटेंस में आने के बाद कोई वर्ड किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर फुटबॉल किसके काम आ रहा है? एडजेक्टिव के काम। क्योंकि ये क्या कर रहा है? इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। और जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो इसका आंसर क्या हुआ? एडजेक्टिव, न कि नाउन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है ही वेंट टू आई सर्जरी। ही वेंट टू आई सर्जरी। अब हम लोगों को ये पता है कि आई क्या है? आई तो बॉडी पार्ट होता है, और बॉडी पार्ट क्या होता है? नाउन। बॉडी पार्ट क्या होता है? नाउन। आप भी आंसर नाउन ही सोच रहे होंगे, जबकि आंसर नाउन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर्जरी क्या है सेंटेंस में? नाउन है। और सर्जरी किसकी है? आँखों की। अब ये जो आई है ये क्वालिफाई किसको कर रहा है? एक नाउन को। और जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जो आई है वो क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है जी? एडजेक्टिव है, न कि नाउन। तो ध्यान रखना, नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करे उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। आपके लिए क्वेश्चन क्या है? आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मैंने लिखा आई कॉल मोहन। आई कॉल्ड मोहन। मोहन हमारा क्या है? नाउन। और इस नाउन से ठीक पहले क्या लिखा हुआ है? कोल्ड। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि नाउन से जो ठीक पहले लिखा हो उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। तो कोल्ड को एडजेक्टिव क्यों नहीं कह सकते? कमेंट कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लिखा हुआ है कि वुमनली। क्या लिखा हुआ है जी? वुमनली क्या है? वुमनली कंजंक्शन है, एडवर्ब है, वर्ब है, या एडजेक्टिव है? क्या है? तो आप बताइए, वुमनली लिखा हुआ वर्ड क्या है? चलिए हम आपको बताते हैं क्या है। अगर आप सोचते हैं कि आंसर क्या है? एडवर्ब, तो आंसर एडवर्ब नहीं है। अब आप समझिए रूल क्या होता है। रूल ये कहता है कि अगर किसी वर्ड का जो सफिक्स है, सफिक्स बोलते हैं जो किसी रूट के बाद में लगा हो, अगर किसी रूट का जो सफिक्स है वो एल वाई हो, यानी कहने का मतलब है कि यदि किसी वर्ड में एल वाई लगा हो, यदि किसी वर्ड में क्या लगा हो? एल वाई, तो ध्यान रखिएगा ऐसा वर्ड दुनिया में केवल 2 ही वर्ड बनेगा। या तो वो एडजेक्टिव होगा, या वो क्या होगा? एडवर्ब होगा। या तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव, या वो क्या होगा? एडवर्ब। अब मैटर ये करता है कि कब हम एल वाई को एडजेक्टिव कहेंगे और कब हम एल वाई को एडवर्ब कहेंगे। जबकि बहुत सारी किताबों में ये लिखा हुआ है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें एल वाई लगा रहता है, लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। अगर आप लोग ऐसे ही रट लोगे तो ऐसे दुनिया भर के वर्ड होंगे जिनमें एल वाई लगा होगा, क्या क्या रटेंगे। अब समझिए जो बता रहा हूँ वो। अब देखिए, ये जो एल वाई है, अगर ये एल वाई नाउन में लगा हो, अगर ये एल वाई किस में लगा हो? नाउन में लगा हो, तो ऐसे वर्ड को क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। ऐसे वर्ड को क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। एक बार फिर रिपीट करता हूँ मैं अपनी बात को। यदि एल वाई किस में लगा हो? नाउन में, तो वर्ड को क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। अगर एल वाई नाउन को छोड़ के किसी में भी लगा हो तो उसको क्या कहेंगे? एडवर्ब। उसको क्या कहेंगे? एडवर्ब। आते हैं यहाँ पर एल वाई बताइए किस में लगा है? एल वाई लगा है नाउन में, क्योंकि वुमन क्या है? नाउन है।
और नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर एलवाई लगा शब्द क्या है? एडजेक्टिव, न कि एडवर्ब। एक वर्ड और लेता हूँ मैं, यहाँ पे लिखा मैंने मैनली। क्या लिखा? मैनली। आप बताइए क्या है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब? अब समझिए, मैन क्या है? नाउन। और नाउन में जब एलवाई लगता है तो क्या बनता है? एडजेक्टिव। तो मैनली क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। ऐसे ही एक वर्ड हम लोग लेते हैं स्कॉलरली, SCHOLARLY, स्कॉलरली। अब बताइए स्कॉलरली क्या है, एडजेक्टिव या एडवर्ब? हमने देखा स्कॉलर, स्कॉलर क्या है? नाउन। और नाउन में जब एलवाई लगता है तो क्या बनता है? एडजेक्टिव। तो स्कॉलरली भी यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है। एक वर्ड और लेते हैं, हमने लिया ऑनेस्टली। ऑनेस्टली। अब ऑनेस्ट क्या होता है? ऑनेस्ट होता है एडजेक्टिव। और जब एडजेक्टिव में एलवाई लगता है तो क्या बनता है? एडवर्ब। तो यहाँ पर क्या है? ये एडवर्ब बन गया। एक और वर्ड बताता है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फ्रीली। फ्रीली, फ्री क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव में अगर एलवाई लगा तो क्या बना? एडवर्ब। ऐसे ही मैंने वर्ड लिया स्लोली। स्लोली, स्लो क्या होता है? स्लो आपका क्या है? एक वर्ब है। और वर्ब में जब एलवाई लगता है तो क्या बनता है? एडवर्ब। तो आई थिंक इट इज़ शॉर्टेड। आप समझ गए होंगे कि एलवाई का कंसेप्ट क्या है। एक बार फिर बताता हूँ, एलवाई अगर लगा हो नाउन में, एलवाई अगर किस में लगा हो? नाउन में, तो बनता है एडजेक्टिव। और एलवाई अगर नाउन को छोड़कर किसी में भी लगा हो तो बनेगा क्या? एडवर्ब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि बाउलफुल क्या है? बाउलफुल कंजंक्शन है, एडवर्ब है, नाउन है या एडजेक्टिव है? आप बताइए क्या है। हमने जो सीखा है अब तक वो ये है कि अगर किसी वर्ड में फुल लगा हो, अगर किसी वर्ड में क्या लगा हो? फुल लगा हो, तो ऐसा वर्ड क्या बनता है? एडजेक्टिव। जबकि इस क्वेश्चन का एडजेक्टिव आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? उसका हम लोग कंसेप्ट समझते हैं कि फुल लगा शब्द कब एडजेक्टिव बनेगा और कब नाउन बनेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत डीप बात है। फुल लगा शब्द एडजेक्टिव कब बनेगा और नाउन कब बनेगा। बाउलफुल क्या है? एडजेक्टिव नहीं है, नाउन है। तो इसका आंसर क्या है? नाउन। बात समझिए ध्यान से। मैं यहाँ पे दो वर्ड लिखता हूँ। मैंने एक वर्ड लिखा ब्यूटीफुल। एक वर्ड क्या लिखा? ब्यूटीफुल। और एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा बाउलफुल। बाउलफुल। ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? सुंदर। और बाउलफुल का मतलब क्या होता है? कटोरा भर। क्या होता है जी? कटोरा भर। जैसे हमने यहाँ पे लिखा बाउलफुल, या मैं यहाँ पे लिख देता बकेटफुल, BUCKET, बकेटफुल। अगर इस फुल का मतलब या इस फुल का अर्थ आए भर, जैसे हम लिखेंगे स्पूनफुल यानी चम्मच भर, बाउलफुल कटोरी भर, बकेटफुल बाल्टी भर, तो अगर इस फुल का मतलब आए भर तो आंसर होगा नाउन। और अगर भर वर्ड या भर शब्द बाद में नहीं आता तो फुल लगा शब्द एडजेक्टिव होगा। फुल लगा शब्द क्या होगा? एडजेक्टिव। यानी अगर आता है बाद में भर तो ऐसा लगा फुल वाला, मतलब फुल लगा शब्द क्या होगा? नाउन। और भर अगर बाद में नहीं आता तो फुल लगा शब्द क्या होगा? एडजेक्टिव। याद रहेगी बात। तो यहाँ पे ध्यान रखना, फुल लगा वर्ड एडजेक्टिव हमेशा नहीं होता, वो नाउन भी हो सकता है। तो आंसर क्या हुआ? नाउन। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है राकेश हैज़ बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यानी राकेश कब से खेल रहा है? सुबह से। आपको बताना है कि यहाँ पर सिंस क्या है। देखिए, जब सिंस को टाइम के साथ लिखा जाता है, जब सिंस को टाइम के साथ लिखा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि जब सिंस को टाइम के साथ लिखा जाएगा तो वो
क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा। क्या होगा जी? प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर सिंस क्या है? प्रीपोजिशन है। एक बार फिर बताता हूँ कि जब सिंस को टाइम के साथ लिखते हैं तो ऐसा वर्ड क्या बनेगा? प्रीपोजिशन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बताइए कि सिंस क्या है? दे हैव नॉट कम सिंस। सिंस का मतलब होता है तब से लेकर अब तक, तब से लेकर अब तक, यानी दे हैव नॉट कम सिंस, यानी वे तब से लेकर अब तक नहीं आए हैं। तो तब से लेकर अब तक नहीं आए। और आना क्या होता है? वर्ब। और वर्ब की जो विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब। क्या बोलते हैं जी? एडवर्ब। तो यहाँ पर लिखा गया जो सिंस है वो क्या है? एडवर्ब है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब की। कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, आपने रट्टे मत मारिएगा, क्योंकि कोई भी वर्ड सेंटेंस में आने के बाद ही पता लगता है कि उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो यहाँ पर सिंस क्या है? हमारा एडवर्ब है। और यहाँ पर जो लिखा हुआ सिंस था ये क्या था? प्रीपोजिशन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो आंसर क्या था हमारा? एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है लिखा है। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस शी लेफ्ट दिल्ली। यानी जब से मैंने उसे देखा है। आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा। सिंस शी लेफ्ट दिल्ली, जब से उसने दिल्ली छोड़ी है तब से लेकर अब तक मैंने उसे नहीं देखा। तो आपको बताना है कि सिंस यहाँ पर क्या है। इस सेंटेंस में देखिए, आई हैव नॉट सीन हिम एक सेंटेंस है, फिर शी लेफ्ट दिल्ली ये दूसरा सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंस को जो जोड़ रहा है वो क्या है? सिंस है। और जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंजंक्शन। क्या बोलते हैं जी? कंजंक्शन। कंजंक्शन की स्पेलिंग भी इम्पोर्टेंट है। स्पेलिंग है CONJUN। तो ये जो N है ना, इसका ध्यान रखना, TION। तो इसको आप लोग इंजेक्शन मत पढ़ लेना, ये कंजंक्शन है, N आता है बाद में। तो यहाँ पर हमारा सिंस क्या है? यहाँ पर हमारा सिंस क्या है? कंजंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 देख के बताइए आंसर क्या है। तो लिखा हुआ वर्ड है अपेस। अपेस क्या होता है? अपेस होता है कदम से कदम मिलाकर चलना। तो चलना चूंकि क्या है? वर्ब है। और वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब। तो लिखा हुआ शब्द क्या हुआ? एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है नेवरदलेस। तो बताइए नेवरदलेस क्या है? प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है या वर्ब है? आंसर है आपका एडवर्ब। नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी। क्या होता है जी? फिर भी। और ये क्या है? एडवर्ब है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कंसेप्ट को समझते चलिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12 लिखा है स्लोली इज यूज्ड एज एन एडवर्ब। स्लोली इज यूज्ड एज एन एडवर्ब, यानी स्लोली को एडवर्ब की तरह प्रयोग किया जाता है। इस सेंटेंस में स्लोली क्या है? बताइए क्या है? अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये एडवर्ब है तो ये एडवर्ब बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको सेंटेंस में बताना है कि स्लोली क्या है। और इस सेंटेंस में स्लोली इस इज का सब्जेक्ट है। और हम लोगों को पता है कि सब्जेक्ट या तो बनेगा कौन? नाउन, या कौन बनेगा? प्रोनाउन। प्रोनाउन ऑप्शन में ही नहीं है तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा? नाउन। क्यों? क्योंकि स्लोली सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट या तो नाउन बनता है या प्रोनाउन। प्रोनाउन ऑप्शन में है ही नहीं है, तो सीधी सी बात है कि ये क्या है? नाउन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 13 की तरफ। 13 क्वेश्चन क्या आता है कि दे इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। दे इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। तो आपको बताना है कि दे क्या है। सोचिए। अगर आप सोचते हैं कि दे प्रोनाउन है तो यहाँ पर ये प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये प्रोनाउन होता तो दे के साथ क्या यूज किया जाता?
आर, और यूज़ क्या किया हुआ है, इज़। अब आपको पता है कि इज़ इस वर्ब, ये जो इज वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है, दे, और सब्जेक्ट या तो प्रोनाउन बनेगा या नाउन बनेगा। प्रोनाउन हमने पहले ही गलत कर दिया है, तो क्या बचा, नाउन। तो इसका आंसर क्या हुआ, नाउन। और नाउन भी कौन सा, प्रॉपर नाउन। बात समझ में आई आपको? कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, दे आर बॉयज़, दे आर बॉयज़, दे के साथ क्या यूज़ हुआ है, आर, यानी इस आर वर्ब का ये सब्जेक्ट कौन है, दे, और दे के साथ आता भी क्या है, आर। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ दे है वो प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ जो दे है वो क्या है, नाउन। तो आंसर क्या हो गया, नाउन। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 14 की तरफ। 14 पे लिखा है, आई हैव अ ब्रोकन चेयर, मेरे पास एक टूटी हुई कुर्सी है। तो आपसे पूछा गया है कि जो लिखा हुआ अंडरलाइन वर्ड ब्रोकन है ये क्या है, बताइए आप क्या है। अब ध्यान रखिएगा, ब्रोकन देखने में भले ही आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही हो, किसकी फॉर्म लग रही हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चेयर क्या है, नाउन, और चेयर कैसी है, टूटी हुई, और जो नाउन की विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। तो इसका आंसर क्या हुआ, एडजेक्टिव, न कि वर्ब। कहानी समझ में आ रही है, चलिए ठीक, गुड। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की तरफ। लिखा हुआ है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, काइंड ऑफ नाउन बताना है, कौन सा नाउन है। तो हम लोगों को पता है कि ऑनेस्टी क्या होता है जी, ऑनेस्टी ईमानदारी होती है, और ईमानदारी को हम लोग देख नहीं सकते, और जिन चीज़ों को हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, वो चीज़ें किसके अंडर आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पे लिखा है, ऑनेस्टी ऑफ राम इज क्रेडिटेबल, यहाँ पर ऑनेस्टी क्या है, बताइए, नाउन का कौन सा काइंड है ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, या कौन सा नाउन है। देखिए यहाँ पर ऑनेस्टी किसकी है, राम की, सबकी, यहाँ पर सबकी ऑनेस्ट। देखिए इस सेंटेंस में लिखा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है और वो सबके लिए है। तो आंसर क्या था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन यहाँ पर हम हर किसी की ईमानदारी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक इंसान की बात कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, राम। तो यहाँ पर जो ऑनेस्टी का यूज़ हुआ है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, यहाँ पर ऑनेस्टी प्रॉपर नाउन है। यहाँ पर ऑनेस्टी कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये प्रॉपरली राम की ऑनेस्टी की बात की जा रही है। तो आंसर क्या होगा भाई, आंसर आपका होगा प्रॉपर नाउन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 की तरफ, देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, आप बताइए क्या है, जिरंड है, इन्फिनेटिव है, पार्टिसिपल है, या नाउन फ्रेज है। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या है। हम लोग देखते हैं कि स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, जिरंड का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो कि इसमें लगी हुई है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना। पार्टिसिपल में आईएनजी भी लगी होती है और टू का यूज़ भी होता है। और नाउन फ्रेज का मतलब होता है जब सब्जेक्ट हमें नाउन फ्रेज लेना हो। यहाँ पर ये क्या है, वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, स्विमिंग। और मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको ये बताया था कि सब्जेक्ट दुनिया में दो ही चीज़ बनती हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन ऑप्शन में है नहीं है, तो आंसर क्या होगा, नाउन। और जब आईएनजी को नाउन की तरह यूज़ किया जाए, ध्यान से समझना, जब आईएनजी को नाउन की तरह यूज़ किया जाए, यानी एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाए, तो उसको हम जीरंड बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, जीरंड। मैंने आपको बताया था कि आईएनजी तो पार्टिसिपल में भी यूज होती है।
अब दो चीज़ें ध्यान से समझना। एक सेंटेंस है कि स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पर आईएनजी क्या हुई हमारी, जीरंड हुई, क्योंकि ये यहाँ पर नाउन के तरीके से यूज हो रही है और एक सब्जेक्ट के तरीके से यूज हो रही है। दूसरा सेंटेंस देखिए, यहाँ पे लिखा है आई सो हिम स्विमिंग, आई सो हिम स्विमिंग। यहाँ पर भी आईएनजी का यूज है, लेकिन यहाँ पर आईएनजी सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर आईएनजी क्या है, सब्जेक्ट नहीं है। आई सो हिम स्विमिंग, मैंने उसे तैरते हुए देखा। तो किसको देखा, हिम को देखा। हिम क्या है, प्रोनाउन है। और नाउन या प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव। तो ध्यान रखिएगा, जब आईएनजी को हम एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे तो उसका नाम क्या होगा, पार्टिसिपल। और जब हम आईएनजी को नाउन की तरह यूज करेंगे तो तब उसका आंसर होगा जेरंड। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आईएनजी जब नाउन की तरह यूज होगी तो नाम होगा जीरेंड, और आईएनजी जब एडजेक्टिव की तरह यूज होगी तो नाम होगा पार्टिसिपल। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। लिखा हुआ है इंडिया इज अ, यहाँ पे आपको भरना है, फिलअप है कंट्री। कंट्री क्या है, नाउन है। इसका मतलब यहाँ पे जो वर्ड भरा जाएगा वो एडजेक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। अब देखिए डेमोक्रेटिक क्या है, डेमोक्रेटिक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में एलवाई लगा तो क्या बन गया, एडवर्ब। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। डायनमो, ये कॉन्टेक्स्ट में गलत हो जाएगा क्योंकि डायनमो कंट्री नहीं होती। डायनमो तो क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है साइंस में। यहाँ पे लिखा हुआ है डेमोक्रेसी, क्या लिखा हुआ है जी, क्रेसी। ये जो लिखा हुआ वर्ड क्रेसी है, अगर किसी भी वर्ड में आ जाए तो वो क्या बनेगा, नाउन। क्या बनेगा, नाउन। और यहाँ पर जरूरत किसकी है, एडजेक्टिव की। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर होगा डेमोक्रेटिक। आंसर क्या होगा, डेमोक्रेटिक होगा, क्योंकि ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो हम कहेंगे कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख के बताइए क्या है। सी इज अ प्रीटी गर्ल, सी इज अ प्रीटी गर्ल। बताइए प्रीटी क्या है, गर्ल नाउन है, और लड़की कैसी है, प्रीटी। और नाउन की विशेषता जो बताए उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं 21। लिखा हुआ है आई लाइक दिस पेन, आई लाइक दिस पेन। बताइए यहाँ पर दिस क्या है, पेन क्या है, नाउन। और दिस किसकी विशेषता बता रहा है, इस पेन की। तो जो नाउन की विशेषता बताए उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर लिखा हुआ दिस क्या है, एडजेक्टिव है। ये बताइए यहाँ पर लिखा हुआ दिस क्या है। हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो इज है, ये जो लिखा हुआ इज है, इसका सब्जेक्ट है दिस। और हम लोगों को पता है कि सब्जेक्ट या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा। उस हिसाब से एडजेक्टिव आंसर नहीं हो सकता, और ना आंसर क्या हो सकता है, एडवर्ब। अब देखिए दिस क्या होता है, दिस जब सब्जेक्ट के फॉर्म में आता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। तो नाउन आंसर नहीं है। जबकि पहले सेंटेंस में यहाँ पे लिखा हुआ दिस जो विशेषता बता रहा था पेन की, तब ये क्या था, एडजेक्टिव था। इसलिए जब चीज़ें कॉन्टेक्स्ट में आती हैं या सेंटेंस में आती हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं। यहाँ पर रट्टाफिकेशन बिल्कुल फेल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। लिखा हुआ है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। आप बताइए लिखा हुआ बिफोर क्या है। चलिए हम आपको बताते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट एक सेंटेंस ये हुआ, आई रीच्ड द स्टेशन एक सेंटेंस ये हुआ। इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ कौन रहा है, बिफोर। और जो दो सेंटेंसेस को कंबाइन करता है, उन्हें जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। तो यहाँ पे लिखा हुआ बिफोर क्या है, कंजंक्शन है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बताइए बिफोर क्या है। आई हैव मेट यू बिफोर, यानी मैं आपसे पहले मिला हूँ। तो पहले मिला हूँ यानी बिफोर किस लिए यूज हो रहा है, वर्ब के लिए। और जो वर्ब को क्वालिफाई कर दे उसको क्या बोलते हैं, जो वर्ब को क्वालिफाई कर दे उसको बोलते हैं एडवर्ब। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ वर्ड है बिफोर वो क्या है, सॉरी, तो यहाँ पे लिखा हुआ जो बिफोर वर्ड है वो क्या है आपका, एडवर्ब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। आंसर क्या था, एडवर्ब। सेंटेंस लिखा है यू आर सिटिंग बिफोर मी, यहाँ पे बताइए बिफोर क्या है। आप मेरे सामने बैठे हो। सामने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ क्या होता है, प्रीपोजिशन। लेकिन इन फ्रंट ऑफ का यूज किसके लिए होता है, जब हमारे सामने कोई वस्तु हो। मैं आपको इन फ्रंट ऑफ इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको इन फ्रंट ऑफ का पता है कि प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बदले ही प्रीपोजिशन लिखी जा सकती है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ बिफोर है ये क्या है, प्रीपोजिशन है। जबकि पीछे हम लोगों ने देखा कि बिफोर कंजंक्शन भी बना था और बिफोर एडवर्ब भी बना था। तो तीनों को ध्यान रखना कैसे यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं, फर्स्ट इज एन एडजेक्टिव। इस सेंटेंस में फर्स्ट क्या है, आप बताइए। ये इज है, इज है तो ये क्या है, वर्ब। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, फर्स्ट। और सब्जेक्ट कौन बनता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन ऑप्शन में है नहीं, है बचा क्या, नाउन। तो सेंटेंस में फर्स्ट क्या है, नाउन। न तो एडवर्ब है, न वर्ब है, और न क्या है, एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है रोहन इज अ फास्ट रनर। इस सेंटेंस में फास्ट क्या है, रनर क्या है, नाउन। और रनर कैसा है, फास्ट। यानी जो फास्ट है विशेषता किसकी बता रहा है, नाउन की। और जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो सेंटेंस में क्या है, फर्स्ट एडजेक्टिव है न कि नाउन। तीसरी बार देखते हैं, मैंने लिखा डोंट राइट फास्ट, तेज मत लिखो, यानी तेज लिखो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है किसके लिए यूज हो रहा है, राइट के लिए। और राइट एक क्या है, वर्ब। और जो वर्ब को क्वालिफाई करे उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ वर्ड है वो क्या है, एडवर्ब। यहाँ पे जो लिखा हुआ वर्ड था वो क्या था, एडजेक्टिव। और यहाँ पर जो लिखा हुआ वर्ड था वो क्या था, नाउन। तो कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस में जब वर्ड आएगा तभी उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया जा सकता है, लिखे हुए वर्ड का कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 लिखा है आई हैव सीन हिम विद माई ओन आईज। आप बताइए सेंटेंस में लिखा हुआ ओन क्या है, आइज नाउन है। नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, ओन। तो जो नाउन की विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई ओन दिस हाउस। आई क्या है, सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट है तो वर्ब भी होगी, तो ओन क्या है इसकी, वर्ब। तो यहाँ पर लिखा हुआ ओन क्या है, वर्ब है। तो आंसर क्या हो गया इसका, वर्ब। तो गाइज आज हम 30 क्वेश्चन ही करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की फॉर्म में, और मैं बहुत जल्द इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा जिसमें हम इसका रेस्ट पार्ट क्लियर करते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप लोगों को एक काम करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच तभी बतानी है जब वो फंक्शन से उसको पहचाना जाए। जब तक कोई चीज़ सेंटेंस में नहीं आती आप उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बता सकते। तो कहने का मतलब ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब आप लोग यूज़ करें तो आप लोग ध्यान रखिए कि उस वर्ड का फंक्शनली क्या यूज़ हो रहा है, उस वर्ड का फंक्शन क्या हो रहा है वहाँ पर।
तो चलिए